हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अमन खान और आप सब देख रहे हैं अमन केमिस्ट्री क्लासेस। तो क्या लें, हम अपना लेक्चर नंबर 28 स्टार्ट करेंगे भाई। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है और होना भी चाहिए। बड़ी अच्छी अच्छी नॉलेज इस चैप्टर में है भाई। तो हम उससे पहले अपनी परंपरा को निभाएंगे। हम लेक्चर नंबर 27 में क्या पढ़ के आए सर? हम लेक्चर नंबर 27 में पढ़ के आए हैं हेलोजन के लिए क्रम। हमने जो सक्रियता श्रेणी लिखी थी, विद्युत रासायनिक श्रेणी जिसे कहा जाता था, उसके हमने पूरी श्रेणी देख ली थी। फिर हमने लेक्चर नंबर 27 के अंदर हेलोजन का क्रम देखा था। हेलोजन बोले तो क्या क्रम होता था सर? आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन और फ्लोरीन, ये हेलोजन का क्रम देखा था हमने। ऊपर से नीचे जाने पर SRP, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, मतलब मानक अपचयन विभव जो होता था वो कैसा होता था? बढ़ता था। और मानक ऑक्सीकरण विभव क्या होता था सर? की वैल्यू घटती थी। इसका मान, ऑक्सीकरण का मान तो घटता था और अपचयन का मान बढ़ता था। और हम रासायनिक श्रेणी के अंदर ये समझकर आए थे कि जो बड़ी वाली रासायनिक श्रेणी आपने पढ़ी थी, ठीक है, जो गोल्ड पर जाके ख़त्म हो रही थी, उसमें क्या कर रही थी सर? ऊपर वाले जो एलिमेंट, ऊपर वाली जो धातुएं थी, वो नीचे वाली को प्रतिस्थापित कर देती थी। मैंने आपको क्वेश्चन के अंदर बता दिया था। लेकिन जो हेलोजन होती है, ये नीचे वाली ऊपर वाली को हटाती है। क्या बोला मैंने? ये जो नीचे वाली है ऊपर वाली को हटाती हैं, ठीक। जबकि जो अपन बड़ी रासायनिक श्रेणी पढ़ के आए हैं, उनमें ऊपर वाली धातुएं नीचे वाली को हटाती थी, ठीक। रिएक्शन मैंने आपको बता दी थी। उसके बाद हमने इम्पोर्टेंट नोट लिखा, हेलोजन नीचे वाली ऊपर वाली को हटाएगी, ठीक है, जबकि धातुएं ऊपर वाली नीचे वाली को हटाती थी, ठीक। कैसे हटाएगी? क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए थे सर, कोई दिक्कत आपको आनी नहीं चाहिए। बड़ी इजी रिएक्शन थी सर, सारी अपन ने देख ली थी वहाँ पर। उसके बाद मैंने निम्न क्वेश्चन करवाए थे। SRP कौन सा होता है सर लिथियम के लिए प्रयुक्त? जो सबसे कम मान होगा नेगेटिव का, नेगेटिव की सबसे कम वैल्यू SRP बताती है। SRP का कौन सा मान F2 के लिए होगा? बताइए भाई। SRP कौन सा होगा F2 के लिए? जो पॉजिटिव वाला होगा। क्यों होता है वो भी मैंने आपको बताया था। और SRP के मानों का घटता क्रम भी बता दिया था मैंने आपको। फिर हमने क्वेश्चन देखे थे भाई, अगर आपको कोई SRP के मान लिख के दे दे, SRP आती समझ जाना, नेगेटिव मान सबसे ज़्यादा है, और अगर उस SRP के मानों को ऑक्सीकरण के मानों में पूछ ले, SRP के मानों को अगर वो SOP में परिवर्तित करने के लिए पूछ ले, तो SRP से SOP में जाने के लिए जो मान दिए गए हैं उनके मानों को अगर माइनस है तो प्लस में बदल दो, अगर प्लस है तो माइनस में बदल दो, ठीक है। वो क्वेश्चन भी आपको मैंने करा दिया था। तो ये आपका लेक्चर नंबर 27 था सर, ठीक। अब हम चलेंगे लेक्चर नंबर 28 के ऊपर, जिसमें आपको लिखना है एक इम्पोर्टेंट नोट। इम्पोर्टेंट नोट लिखेंगे सर, देखिए भाई, लिखिए। यदि दो इलेक्ट्रोडों का संयोजन किया जाए तो श्रेणी में ऊपर स्थित धातुएं, ऊपर स्थित धातुएं एनोड के रूप में तथा नीचे स्थित धातुएं कैथोड के रूप में कार्य करती हैं, कार्य करती। क्या लिखा भाई? बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दो इलेक्ट्रोडों का संयोजन किया जाए। इलेक्ट्रोड क्या? जो अभी अपन रासायनिक सेल पढ़ने वाले हैं अब से, उसमें आपको इलेक्ट्रोडें देखने के लिए मिलेगी। दो इलेक्ट्रोडों का संयोजन किया जाए तो श्रेणी में ऊपर स्थित धातुएं,
मतलब जो सक्रियता श्रेणी होती है उसमें नीचे वाली और ऊपर वाली धातुएं, दो धातुओं का यूज होगा उन इलेक्ट्रोडों में। ऊपर वाली धातु जो होगी, ठीक है सर, जो सक्रियता श्रेणी में पहले आती होगी अपेक्षाकृत दूसरी धातु के, वो तो किसके रूप में, एनोड के रूप में ऊपर वाली धातु, तथा नीचे वाली स्थित धातुएं कैथोड के रूप में कार्य करती है। बच्चों के मन में सवाल आता है सर ये एनोड और कैथोड क्या होते हैं। तो बेटा आपने एक सेल देखा होगा, सेल में दो टर्मिनल होते हैं, एक तो पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो जो आपका कौन सा सर, जो नेगेटिव होता है उसे अपन, जो नेगेटिव टर्मिनल होता है ना उसे अपन किससे ट्रीट करते हैं, एनोड से, और जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है उसे हम किससे बताते हैं, कैथोड से। आप आगे अच्छे से समझ जाओगे। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या सर? सर नहीं है, ठीक है। तो हमने इंपॉर्टेंट नोट लिखा। अब आप बड़ी अच्छी अच्छी हेडिंग डाल लो भाई, बड़ी नंबर की हेडिंग डाल लो। विद्युत रासायनिक सेल, ECC बोला जाता है सर, शॉर्ट फॉर्म बोलें तो अपन। विद्युत रासायनिक सेल होता है, विद्युत का मतलब इलेक्ट्रिक, रासायनिक का मतलब केमिकल, सेल का मतलब सेल, कोई दिक्कत ही नहीं है, हिंदी इंग्लिश बराबर ठीक। विद्युत रासायनिक सेल होता है, ECC आप इसे बोलते हो। तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे हम, लिखिए भाई। एक विद्युत रासायनिक युक्ति जिसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा को सीधे ही विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, विद्युत रासायनिक सेल कहलाते हैं। ठीक सर, अंडरलाइन कर लेना विद्युत रासायनिक सेल को। एग्जाम्पल लिख लीजिए पहले। गैल्वेनिक सेल, वोल्टीय सेल, डेनियल सेल। ठीक सर, विद्युत रासायनिक सेल हमने हेडिंग डाली। एक विद्युत रासायनिक युक्ति, ऐसी एक युक्ति जिसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा को, सर ये रासायनिक ऊर्जा क्या है, जो केमिकल प्रोसेस में जो आप एनर्जी दोगे या उस केमिकल प्रोसेस में जो एनर्जी लगेगी उस ऊर्जा को सीधे वह युक्ति उस ऊर्जा को, कौन सी ऊर्जा में भाई, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। मतलब जो अब केमिकल रिएक्शन होगी उस केमिकल रिएक्शन से आपको उत्पाद के रूप में या प्रोडक्ट के रूप में किसकी प्राप्ति हो, विद्युत ऊर्जा की प्राप्ति हो, जिस युक्ति के द्वारा, वो युक्ति क्या कहलाएगी, विद्युत रासायनिक सेल कहलाएगी। ऐसी तीन युक्ति होती हैं या तीन सेल होते हैं। पहला होता है गैल्वेनिक सेल, वोल्टीय सेल होता है और डेनियल सेल होता है। ठीक सर, ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई सिंपल सिंपल सी। स्टार पॉइंट डाल के लिखेंगे, स्टार पॉइंट डालिए और लिखिए। ECC में शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं भाई अपन, ठीक। मतलब विद्युत रासायनिक सेल में अप्रत्यक्ष रूप से एक स्वतः
रेडॉक्स अभिक्रिया संपन्न होती है और अभिक्रिया प्रयुक्त होने पर मुक्त ऊर्जा के मान में कमी आती है, जो उत्पन्न विद्युत ऊर्जा के बराबर होती है। भैया बड़ा ही इम्पोर्टेंट स्टार पॉइंट है भाई, देखना क्या लिखा है इसमें। विद्युत रासायनिक सेल में ईसीसी में अप्रत्यक्ष रूप से एक स्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया संपन्न होती है। स्वतः रेडॉक्स मतलब उसमें ऑक्सीडेशन भी देखने के लिए मिलेगा और रिडक्शन भी देखने के लिए मिलेगा। ठीक, यही अपन पढ़ते हैं ना सर, रेडॉक्स अभिक्रिया वही होती है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ चलते हों। ईसीसी में अप्रत्यक्ष रूप से मतलब एक अचानक से जैसे ही आपने रिएक्शन को स्टार्ट किया उसमें आपको फिर क्या देखने के लिए मिला, स्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया मतलब खुद ही स्वयं रेडॉक्स अभिक्रिया संपन्न होती है और अभिक्रिया प्रयुक्त होने पर, और जैसे ही अभिक्रिया स्टार्ट हुई अभिक्रिया के खत्म होने पर मुक्त ऊर्जा के मान में कमी। क्या बोला, उसमें जो ऊर्जा होती है ना सर, कुछ भी ले लो आप, जो भी एनर्जी उसमें लगी, अगर आप जानते हो सर, देखो एक बात समझाता हूँ मैं आपको, देखना भाई बड़ा अच्छा है समझना, इजी वे में। यहाँ ए और बी आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और आपको सी और डी मिल रहा है। ए और बी क्रियाकारक हैं जो आपस में रिएक्शन करके आपको सी और डी उत्पाद दे रहे हैं। अब यहाँ ए और बी आपस में रिएक्शन करेंगे तो इनकी एनर्जी, इनकी ऊर्जाओं में कमी आएगी या वृद्धि होगी। सर सिंपल सी बात है, यहाँ पर ये दोनों आपस में रिएक्शन करके आपस में ऊर्जा का पुनर्वितरण करके, ठीक है, ये खत्म होंगे तभी ये बनेंगे। ठीक है सर, तो इनकी ऊर्जाओं में तो क्या आएगी सर, कमी आएगी। तो यही बोला, जो रेडॉक्स अभिक्रिया संपन्न होगी और अभिक्रिया प्रयुक्त होने पर मुक्त ऊर्जा के मान में कमी आती है, मतलब रेडॉक्स अभिक्रिया में जैसे ही मान में कमी हुई वो किसके बराबर होगी, उत्पन्न विद्युत ऊर्जा के मान के बराबर होती है। आप पढ़ के आए हो ईसीसी में कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करते हैं, मतलब विद्युत रासायनिक सेल क्या होता है, जिससे अपन को विद्युत ऊर्जा मिले, जिससे हमें विद्युत ऊर्जा की प्राप्ति हो। विद्युत ऊर्जा की प्राप्ति कब होगी, जब एक रेडॉक्स अभिक्रिया संपन्न होगी, उसके बाद आपको उत्पाद के रूप में, प्रोडक्ट के रूप में क्या मिलेगी सर, क्या मिलेगी, विद्युत ऊर्जा मिलेगी। ठीक है, तो ऊर्जा में वृद्धि होगी तो विद्युत ऊर्जा आपको मिल गई, विद्युत ऊर्जा आपको प्रोडक्ट के रूप में मिली, इसका मतलब रेडॉक्स अभिक्रियाओं में ऊर्जाओं में क्या आ गई सर, कमी आ गई। कुल मिला के बात यही है कि अप्रत्यक्ष रूप से एक रेडॉक्स अभिक्रिया संपन्न होती है। देखो ये चल रही एग्जाम्पल को, तो रेडॉक्स अभिक्रिया संपन्न हो रही है तो इसकी एनर्जी में क्या हो गई सर, कमी हो गई, जो आपको किसके बराबर बनाती है सर, जो उत्पन्न विद्युत ऊर्जा, इसको अपन क्या मान लेते हैं, विद्युत ऊर्जा मान लेते हैं, विद्युत ऊर्जा को बराबर होती है। इसकी कमी हुई जब भी आपको क्या मिला सर, विद्युत ऊर्जा मिली, तो क्या बोल सकते हैं अपन, मुक्त ऊर्जा के मान में कमी विद्युत ऊर्जा के बराबर होती है। कोई दिक्कत है क्या सर यहाँ तक? नहीं सर नहीं है, तो इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं अपन, किस तरीके से इसका फॉर्मूला होगा। तो देखिए भाई इसका फॉर्मूला लिखिए आप, माइनस जी बराबर स्मॉल एन एफ ई। ठीक सर, ये फॉर्मूला होता है सर इसका, 3 स्टार लगा लेना इसके ऊपर, इम्पोर्टेंट होता है।
माइनस जी बराबर एन एफ ई। सर ये क्या होते हैं? जी क्या होता है, एन क्या होता है, एफ क्या होता है और ई क्या होता है? तो लिख लो भाई, इन तीनों का अर्थ क्या क्या होता है इस फॉर्मूले में लिखिए भाई। वेयर मत बोले तो जहां, लिखते हैं ना अपन जहां, माइनस जी होता है मुक्त ऊर्जा में कमी। अब चलो क्वेश्चन में आपसे बाद में पूछूंगा, एक अच्छा छोटा सा है भाई। एफ का मतलब होता है फेराडे नियतांक, जिसकी वैल्यू होती है 96,500 केल्विन। कूलाम बोल सकते हैं अपन, ठीक है सर, कूलाम होती है, सी लिख देना। स्मॉल एन का मतलब होता है सेल अभिक्रिया में स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या। मतलब जो पूरी अभिक्रिया आप देखोगे सेल के अंदर, उसमें कितने इलेक्ट्रॉनों का आदान और प्रदान हुआ है, कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्याओं का आदान प्रदान हुआ है, वो एन होता है। ई सेल का विद्युत वाहक बल, EMF जिसे बोला जाता है, ठीक है सर, सेल का विद्युत वाहक बल होता है E बराबर, मैंने आपको फॉर्मूला लिखा है माइनस जी बराबर NFE। क्या होता है सर? ये विद्युत रासायनिक सेल का क्या होता है? फॉर्मूला होता है, जहां पर जी को आप बताते हो मुक्त ऊर्जा में कमी। इस पर ज़्यादा गौर देना भाई, कमी होती है, ठीक है, वो कमी ही विद्युत ऊर्जा के बराबर होगी। ये कमी है, ये इस विद्युत ऊर्जा के बराबर है। देख लो, बराबर है ये कमी। यहाँ पर मैं आपसे पूछूं, ये माइनस का निशान, ये नेगेटिव साइन क्या बता रहा है आपको? तो आप बोलोगे, क्या बोलोगे सर? प्लस का मतलब होता है वृद्धि, ठीक है, प्लस कर दो, किसी चीज़ को बढ़ा दो, किसी चीज़ में रेगुलेटर से प्लस कर दो, क्या होता है? उस चीज़ को आप इंक्रीज कर रहे हो। अगर ये नेगेटिव है तो मुक्त ऊर्जा में क्या होती है सर? ये मुक्त ऊर्जा होती है। अगर नेगेटिव है तो क्या आ रही है? इसमें कमी आ रही है, जो किसके बराबर होगी भाई? विद्युत ऊर्जा के बराबर होगी। एफ का मतलब होता है फेराडे नियतांक, जिसकी वैल्यू होती है 96,500 कूलाम होती है। स्मॉल एन बराबर होता है सेल अभिक्रिया में जितने इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो रहा है, जितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनकी संख्या होती है। ई बराबर EMF होता है विद्युत वाहक बल। ठीक सर, ये तो मैंने आपको बेसिक बात बता दी, और मैंने आपको विद्युत रासायनिक सेल के बारे में थोड़ी डेफिनेशन बता दी, उसका अर्थ बता दिया, फॉर्मूला अपन पढ़ चुके हैं। ठीक, अब अपन चलेंगे अपने एग्जाम्पल की ओर, जो अपन ने लिखे हैं ना, कहाँ पे लिखे थे सर एग्जाम्पल? जो विद्युत रासायनिक सेल में लिखे थे, 3 एग्जाम्पल लिखे थे। डेनियल सेल लिखा था, गैल्वेनिक सेल लिखा था, और वोल्टेज सेल लिखा था। उसमें से जो आपके सिलेबस में है इंपॉर्टेंट अपन वह पढ़ेंगे सर। देखते हैं, तो एग्जाम्पल पहले नंबर पे आप पढ़ोगे भाई डेनियल सेल के बारे में। कोई दिक्कत सर नहीं है, डेनियल सेल के बारे में अपन पढ़ेंगे भाई। सबसे पहले हम डेनियल सेल का डायग्राम देखेंगे भाई। डायग्राम थोड़ा अपन कच्चा चित्र बनाएंगे, आपकी बुक में पक्का दे रखा है भाई। कच्चा पक्का तो क्या करेगा अपन, मतलब जल्दी जल्दी बनाएंगे, ठीक है, ज़्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे, ठीक है। तो अपन सबसे पहले डेनियल सेल की जो रेखा चित्र होता है, जो डायग्राम होता है, वो देखेंगे सर। सबसे पहले आप एक पात्र बना लोगे, 2 बर्तन हैं, 2 पात्र हैं सर, ठीक, उनमें 2 इलेक्ट्रोड बनाओगे सर। एक इलेक्ट्रोड इधर बनाई अपन ने, एक इलेक्ट्रोड इधर बनाई। देखना सर, दोनों इलेक्ट्रोड में डिफरेंस है, ये थोड़ी पतली है, इसकी अपेक्षा में थोड़ी मोटी है। क्यों है इसका रीज़न मैं आपको बता दूंगा, ठीक सर। ये इलेक्ट्रोड बना दी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है भाई, ठीक। यहाँ पर हमने इन पात्र में एक सॉल्यूशन भर रखा है, ये पात्र में हमने कोई विलयन भर रखा है भाई, ठीक है सर, हमने विलयन भर दिया इसमें, ठीक। ये विलयन किसका होता है? जो राइट वाला पात्र है उसमें है
CuSO4 का कॉपर सल्फेट का विलयन है जिसकी सांद्रता है 1 मोलर। 1 मोलर का कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन राइट हैंड साइड वाले पात्र में है और इस पात्र में जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है भाई, इसकी भी सांद्रता कंसंट्रेशन 1 मोलर है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों इलेक्ट्रोडों को मैंने एक तार के माध्यम से एक वोल्ट मीटर से जोड़ रखा है। दोनों इलेक्ट्रोडों को, इलेक्ट्रोड में आप जानते हो आपको विद्युत ऊर्जा लेनी है तो करंट तो लगाना पड़ेगा, तो इन दोनों इलेक्ट्रोडों को मैंने एक तार के माध्यम से वोल्ट मीटर से जोड़ रखा है सर। ठीक, ये जो इलेक्ट्रोड है इसे मैंने मान लिया नेगेटिव। जो इस लेफ्ट हैंड साइड वाली इलेक्ट्रोड है इसको मैंने नेगेटिव माना, तो इसको क्या मान लूँगा मैं, पॉजिटिव मान लूँगा। और ये कॉपर सल्फेट के विलयन में इलेक्ट्रोड जो है, ये इलेक्ट्रोड कौन सी धातु की है, कॉपर धातु की है। कॉपर की तो कैथोड है, मैंने आपको बताया था। पॉजिटिव किसकी तरह होता है, कैथोड की तरह होता है। और इधर मैंने एनोड की एक इलेक्ट्रोड ले रखी है जो क्या होती है सर, एनोड को नेगेटिव बताती है। जो किसकी है सर, ये किसकी है, ये कॉपर की छड़ है, तो ये जिंक की छड़ है। ठीक, जिंक सल्फेट के विलयन में जिंक की छड़ डूबी रहती है और कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर की छड़ डूबी रहती है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर मैंने एक छोटा सा लवण सेतु बनाया भाई। एक और यहाँ पर एक ब्रिज बनाते हैं, जैसा अपना होता है ना पुल, ब्रिज होता है। देखो ये मैंने बनाया है यहाँ पर। इसमें जो होता है एक विलयन भरते हैं जो किसका होता है, SO4 2 माइनस का सल्फेट का विलयन होता है। इसका नाम क्या होता है सर, लवण सेतु। लवण सेतु का क्या कार्य रहता है, ये क्यों लगाया जाता है, इसके बारे में अपन आगे अभी पढ़ लेंगे। ठीक सर, ये इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हैं भाई। इस छड़ से समझना, ये मैंने एरो किस तरीके से लगाए हैं, इस इलेक्ट्रोड में से कुछ चीज़ निकल रही है। ठीक है, वो क्या है, जिंक 2+ आयन है। इस इलेक्ट्रोड में से जिंक 2+ आयन निकल रहे हैं, जबकि इस सॉल्यूशन में कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में कौन से आयन रहते हैं सर, कॉपर सल्फेट में हमेशा आयन कॉपर 2+ रहते हैं, आप जानते हो, पढ़ के आए हो भाई। ठीक है, जिंक सल्फेट में जिंक 2+ के आयन रहते हैं, कॉपर सल्फेट में कॉपर 2+। इसमें जो कॉपर 2+ के आयन है, ठीक है, इसमें लिख रहा हूँ मैं, कॉपर 2+ के जो आयन है वो किस पर जाएंगे, इस छड़ पर जाएंगे। ठीक है, अब देखो भाई, जो मैंने बनाया और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन का गमन कहाँ होता है, आप जानते हो इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, नेगेटिव होते हैं। ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है तो इस पर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। इस नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव होता है। ये किसके पास जाएगा सर, पॉजिटिव के पास जाएगा या नेगेटिव के पास जाएगा, आप खुद बताओ सर। आपने बता रखा है जो नेगेटिव होता है ना वो किसको आकर्षित करता है, पॉजिटिव को आकर्षित करता है। ठीक है ना, वही वाली बात है भाई, लड़का लड़के को आकर्षित करेगा क्या भाई, नहीं करेगा सर। इसको मान लो लड़का है तो लड़की के पास ही जाएगा ना भाई, तो इसे माइनस पॉजिटिव के पास जाएगा। ठीक, वही वाली बात है। तो नेगेटिव कहाँ से कहाँ गमन करते हैं, नेगेटिव कहाँ से गमन कर रहे हैं भाई, मैंने अब सिंबल भी बता दिया। जो इलेक्ट्रॉन है वो एनोड से, ये एनोड से कहाँ पर जाता है, कैथोड की ओर जाते हैं। ठीक है सर, ये देखो इलेक्ट्रॉन यहाँ से जा रहे हैं, किसकी तरफ जा रहे हैं, पॉजिटिव, मतलब कैथोड की तरफ जा रहे हैं। एक बार डायग्राम समझा देता हूँ। दो पात्र बनाए, इस पात्र में अपन ने जिंक सल्फेट का विलयन भरा जिसकी सांद्रता 1 मोलर है। इधर वाले पात्र में अपन ने कॉपर सल्फेट का विलयन भरा जिसकी सांद्रता भी 1 मोल है। बीच में एक लवण सेतु बनाया जिसके माध्यम से कौन से आयन जाएंगे, SO4 2 माइनस आयनों का गमन होगा या स्थानांतरण होगा। ठीक, और इधर वाले कॉपर जिंक सल्फेट के विलयन में जिंक की छड़ डुबा दी, कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर की छड़ डुबा दी। इसको हमने कैथोड मान लिया, इधर हमने एनोड मान लिया। ठीक, एनोड नेगेटिव, कैथोड पॉजिटिव। ठीक है सर, और इलेक्ट्रॉनों का गमन हमेशा एनोड से कैथोड की ओर होता है। इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाते हैं। और दोनों इलेक्ट्रोडों को हमने एक तार के माध्यम से वोल्टमीटर से जोड़ दिया भाई। कोई दिक्कत इसमें किसी को नहीं होना चाहिए, सिंपल सा डायग्राम है। ये तो अपनी हो गई, क्या हो गई सर, ये अपनी हो गई इसका रेखाचित्र, किसका, डेनियल सेल का रेखाचित्र हो चुका है। अब इसके बारे में हम पूरी जानकारी देखेंगे सर। ठीक, अब देखिए हेडिंग डाल लेना इसी के अंदर, ECC से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, विद्युत रासायनिक सेल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। पहला स्टार पॉइंट, कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं भाई इस सेल से रिलेटेड, इस पूरा जो इस सेल से नहीं, पूरा ECC से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, लिखना भाई। एनोड को क्या बोलते हो आप, कौन सा टर्मिनल होता है, नेगेटिव। ठीक है सर, अभी अपन ने ऊपर बनाया है जो नेगेटिव टर्मिनल होता है, नेगेटिव वाला, उसको आप एनोड से ट्रीट करते हो। एनोड नेगेटिव ध्रुव की तरह
तथा कैथोड पॉजिटिव ध्रुव की तरह कार्य करता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया, जो एनोड होगा हमेशा नेगेटिव की तरह और जो कैथोड होगा हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल की तरह कार्य करेगा। सेकंड स्टार पॉइंट देखिए, एनोड पर सदैव ऑक्सीकरण तथा कैथोड पर सदैव अपचयन होता है। सेकेंड स्टार पॉइंट को समझिए भाई, बड़े अच्छे से समझिए। सेकेंड स्टार पॉइंट क्या कर रहा है, एनोड पर सदैव ऑक्सीकरण, अंडरलाइन। सर ये आपने लिखवाया एनोड पर सदैव ऑक्सीकरण होगा, ये ऑक्सीकरण कैसे होगा, ये हमें कैसे पता लगेगा? तो भाई मैंने अभी आपको लिखवाया था, इस डायग्राम में देखो, एनोड से इलेक्ट्रॉन भाग रहे हैं, इस एनोड से इलेक्ट्रॉन भाग रहे हैं कैथोड की तरफ। तो एनोड पर जो है, एनोड पर इलेक्ट्रॉनों की क्या आ जाएगी सर, कमी। और इलेक्ट्रॉनों की कमी क्या कहलाती है, इलेक्ट्रॉनों की कमी होते ही माथे पे क्या आ जाता है, पॉजिटिव आ जाता है। और माथे पे आवेश की पॉजिटिव संयोजकता बढ़ने को क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। ये पूरा आपको पीछे से रिवाइंड करना पड़ेगा। देखो समझना, एनोड पर ऑक्सीकरण होगा सदैव, हमेशा ऑक्सीकरण होगा। सर एनोड पर ऑक्सीकरण होगा कैसे समझेंगे? तो बेटा एनोड से इलेक्ट्रॉन निकल कर कैथोड की तरफ जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन जब निकलता है किसी पदार्थ में से, मैंने आपको बता रखा है, मान लो एक एटम है, इसने कितने त्याग दिया, 2 इलेक्ट्रॉनों को इसने ए परमाणु ने त्याग दिया, तो ए के माथे पर कितने आ गए सर, 2 धनावेश आ गए। फिर ए ने 3 इलेक्ट्रॉनों को त्याग दिया, तो ए के माथे पर 3 धनावेश आ गए। और मैंने आपको ऑक्सीकरण के नियमों में लिखवा रखा है, यदि किसी परमाणु के सर पे माथे पे संयोजकताओं की वैल्यू इंक्रीज होती है, सरों पे आवेशों का मान बढ़ता है, तो वो ऑक्सीडेशन कहलाता है। ठीक है सर, तो आप जानते हो, क्या जानते हो सर, एनोड पर सदैव ऑक्सीकरण होगा, क्योंकि एनोड पर से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, ये देख लो निकल रहे हैं इलेक्ट्रॉन, कहाँ जा रहे हैं, कैथोड की तरफ जा रहे हैं। तो एनोड पर इलेक्ट्रॉनों की कमी आएगी तो आवेश का मान बढ़ेगा, आवेश का मान बढ़ेगा तो ऑक्सीकरण होगा। तथा कैथोड पर सदैव अपचयन होता है। क्यों होता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, इलेक्ट्रॉन खींच के इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके वो क्या हो जाते हैं, बिल्कुल शांत अवस्था में बैठ जाता है। और इलेक्ट्रॉनों में वृद्धि की को क्या कहा जाता है, अपचयन कहलाता है। अपचयन की डेफिनेशन निकाल लेना, अपन ने लिख रखी है कि इलेक्ट्रॉनों का योग क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का योग अपचयन होता है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात है, मजा आ गया सर। तीसरा स्टार पॉइंट लिख लो फिर, बाहरी परिपथ में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कहाँ से कहाँ होता है? सर हम जानते हैं, आपने बता रखा है, जो बाहरी परिपथ क्या, जो आपने दोनों इलेक्ट्रोडों को एक तार के माध्यम से वोल्टमीटर से जोड़ रखा है, वो अपना बाहरी परिपथ होगा। तो बाहरी परिपथ में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह एनोड से कैथोड की ओर होता है। ये आपके महत्वपूर्ण तथ्य हैं, 3 पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है। पहला है, एनोड नेगेटिव ध्रुव की तरह तथा कैथोड पॉजिटिव ध्रुव की तरह कार्य करता है। एनोड पर सदैव ऑक्सीकरण देखोगे, कैथोड पर सदैव अपचयन होगा। बाहरी परिपथ में इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जाते हैं, एनोड से कैथोड की ओर जाते हैं। तो ये अपन ने आज के लेक्चर में इतना पढ़ा भाई। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करो, कुछ प्रॉब्लम आती हो तो कमेंट कर दिया करो भाई, ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से आ सके।